हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम गोरखा काल चर्चा करने वाले हैं। पिछले क्लास हमने पंवार वंश के प्रशासन के संबंध में और पंवार कालीन जो टिहरी काल के शासक थे उनके संबंध में अध्ययन किया था। चूंकि देखो उन्हें लिखाना बहुत ज्यादा उसमें समय नष्ट हो सकता था, इसलिए मैंने आपको टाइप करके दिया था। और एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, सर बोर्ड का क्लास दीजिए। क्लास देखो बोर्ड का ही अच्छा होता है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में आपको काफी तेजी से चीजें देखनी होती है, समझनी होती है, लिखने का उतना समय नहीं होता है। हालांकि देखो पीडीएफ मिलता है, पर वो जो प्रॉपर तरीका है ना पढ़ाई का, वो नहीं होता है। प्रॉपर जो पढ़ाई का तरीका है वो बोर्ड के माध्यम से ही होता है ना। तो आज पुनः हम बोर्ड के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं, गोरखा काल हम देखेंगे। उससे पहले देखो कई सारे बच्चे मुझे लगता है कि डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो आज मैं एक क्लास आपको देने वाला हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा कैसे आप लोग 70 नंबर रिटर्न में आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखो विपत्ति बाधाएं तो हर किसी के साथ है ना। समय सर्दियों का चल रहा है, सर्दी भी लगेगी, कहीं बर्फ भी गिर रही होगी जो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर तो लगभग वही बच्चे जुड़े होंगे जो कोचिंग वगैरह नहीं जाते हैं। जो कोचिंग वगैरह जाते हैं उन्हें तो पर्याप्त मार्गदर्शन या फिर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जो ऐसे बच्चे जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, वही यहाँ पर जुड़े होंगे। तो उसमें अधिकांश बच्चे ऐसे होंगे जो पर्वतीय क्षेत्रों से होंगे, तो ठंड होना स्वाभाविक है। लेकिन देखो यार, ठंड से बाहर निकल कर आपको अपने लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम ये अपने लिए कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि अब ठंड है तो आप 12 बजे उठते होंगे दोपहर में जब धूप निकलेगी, और शाम को धूप ढल गई 4 बजे आप सो गए ना। आप सुबह 6 बजे से 12 बजे तक भी तो रह रहे हो बिना धूप के, या जिस दिन बारिश होगी आप उठोगे ही नहीं। तो देखो आपको मैनेज तो करना पड़ेगा, पढ़ाई आपको करनी है। ये विघ्न विपत्तियां आती रहती हैं लाइफ में, इन्हें आपको खुद से देखो खुद से हटाना पड़ेगा। ठीक है, आपको खुद इनसे संघर्ष करना पड़ेगा, तभी तो संघर्ष का जीवन है। आपकी जॉब लगेगी, आपको सुबह 4 बजे कहीं राउंड पे आप आबकारी में निकल गए, आपको सुबह 4 बजे कहीं जाना है जिले में राउंड करने के लिए, तो क्या आप वहां पर ये सोचेंगे कि ठंडा हो रहा है हम नहीं जा सकते? ये समस्याएं तो हमेशा आएंगी, ये नौकरी के बाद भी आएंगी, नौकरी से पहले भी, जीवन भर रहेंगी। मानव जीवन में यदि आए हैं तो समस्याएं हर किसी को आती हैं, भले ही वो कितना ही सक्षम हो या फिर निर्धन व्यक्ति हो, हर हर कोई समस्याओं से जूझता है। बस यह जो निर्धन है उनकी समस्याएं वास्तविकता में सामने दिख जाती हैं, लेकिन जो बड़े हैं उनकी समस्याएं दिख नहीं पाती है ना। लेकिन समस्याएं हर किसी को होती हैं। तो ये ना समझें कि अभी नौकरी नहीं लगी है तो समस्याएं नौकरी के बाद नहीं होंगी, तो समस्याएं तो चलती रहती हैं हमेशा। लेकिन यही आप उनसे कैसे लड़ते हैं, आप उनसे कैसे पार पाते हैं, ये सब चीजें आपको सोचनी है। इसलिए तो मैं आपको बोलता हूँ, आपको केवल नौकरी ही नहीं पानी है, आपको एक परिपक्व इंसान भी बनना है, जो इन चीजों से लड़ना सीखे, जीवन में लड़ना सीखे, है ना। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, यूं ही थोड़ा ना पढ़ते आ रहे बचपन से कविताएं। इनका भी कुछ न कुछ महत्व था, कहीं ना कहीं आपको मजबूत बनाने के लिए इनका महत्व था। कई सारे बच्चे तो फॉर्म ही नहीं भरे होंगे कि पहले फिजिकल हो गया। अरे कम से कम आप देते तो सही, फिजिकल तो देते कम से कम, पता तो चलता तुम्हें तुम कहाँ हो, कितने अंधेरे में हो, आपको कितना मेहनत करनी है फिजिकल पे। कई सारे फिजिकल को हल्के में ले लेंगे, कई सारे फिजिकल तो बना लेंगे लेकिन रिटर्न को हल्के में ले रहे होंगे, है ना। अलग अलग कैटेगरी के लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। प्रथम कैटेगरी के भी हैं जिन्होंने फॉर्म तो आया, खुश हुए, खुशियां भी मना ली कि फॉर्म आ गया, चलो भाई नौकरी लगने वाले हैं। पता चला पहले फिजिकल हो रहा है, अब हम नहीं भरेंगे, बस वहीं साइड हो गई। जैसे ही विपत्ति सामने आई, साइड हो गई। दूसरी कैटेगरी ऐसे ऐसे बच्चों के जो मेहनत तो कर लिए, मतलब फिजिकल उनका है कि हाँ हम निकाल सकते हैं, लेकिन रिटर्न के लिए नहीं जी, इस बार तो नहीं होगा। 40 दिन तो बचे हैं, 40 दिन में क्या होता है? अरे करो तो सही, तुम अपनी तरफ से 100% तो दो, उसके बाद होगा ना जो होगा। तुम पेपर तो दो पहले, पहले ही सोच लेते हैं कि नहीं होगा। ऐसे अगर आप सोच लिया तो 1 साल तक भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेहनत करते रहिए आप। अगर इस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत आप हमेशा मेहनत ही करते रह जाएंगे। लास्ट में लोगों को केवल यही बोलेंगे कि किस्मत में नौकरी नहीं थी। तो भाई नौकरी किस्मत में नहीं होती है, किस्मत बनानी पड़ती है नौकरी के लिए, और उसके लिए चाहिए मेहनत, पसीना बहाना पड़ेगा। अगर ठंडियों में पसीना आ गया ना, समझो नौकरी आपको देने से कोई नहीं रोक सकता है। किस्मत तो खुद लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ज्यादा बहस न करते हुए सीधा शुरू करते हैं। देखो टॉपिक गोरखा काल। कुछ चीजें हम इसकी पढ़ चुके हैं पहले। आप सभी जानते हैं कि कुमाऊं में गोरखा और गढ़वाल में गोरखा, है ना। कुमाऊं और गढ़वाल, यहाँ पर 2 शासन से चंद काल थे, पंवार काल था। एक तुमने महान व्यक्ति विभीषण जी का नाम सुना था, हर्षदेव जोशी।
अब हर्षदेव जोशी देखो पहले कुमाऊं में गोरखा को लाए और 1790 में हवाल बाग के युद्ध में महेंद्र चंद हार गए। ठीक है, महेंद्र चंद और इनके चाचा थे कुंवर लाल सिंह, दोनों हार गए। ठीक है, और वहीं फिर वो उसके पश्चात गढ़वाल में ले आए गोरखों को। तो 1791 में गढ़वाल में पहला आक्रमण हुआ। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ। पहले मैं आपको एक पॉइंट लिखा चुका हूँ, महेंद्र चंद में भी, प्रद्युम्न शाह में भी। ठीक है, 1791 में गढ़वाल में पहला आक्रमण हुआ। फिर देखो गढ़वाल में कुछ ऐसी परिस्थितियां बने कि इक्यावनी बावनी पड़ गया, 1995 1795 में वहां अकाल पड़ गया। फिर 1803 में अब तक का राज्य का सबसे बड़ा भूकंप आया था 1803 में, जिसका केंद्र बद्रीनाथ था। ठीक है, तो पूरा श्रीनगर नष्ट हो गया, पूरी राजधानी नष्ट हो गई। उसके पश्चात गोरखों को ये मौका दिखा, ये जबरदस्त मौका था गढ़वाल पर आक्रमण करने का। कब किया उन्होंने? 1803 में। 1803 में आक्रमण किया तो राजा बहुत प्रयास किया, लड़े उनसे यहाँ से, फिर भाग गई कहाँ की तरफ? ठीक है, पहले बड़कोट की ओर गई और वहां से फिर कहाँ की ओर आई? चंबा, चंबा से देहरादून। मतलब लड़ते रहे, कहीं ना कहीं सेना एकत्र करने के लिए, दूसरे राज्यों की सहायता के लिए वो गए थे। ऐसा नहीं कि डर के भाग गए थे, दूसरे राज्यों की सहायता के लिए वो गए थे। तो हमने ये भी देखा था कि रामदयाल सिंह जो लंढौर के शासक थे तत्कालीन, उन्होंने इनकी सहायता की थी और लगभग राजा को 12,000 सैनिक प्राप्त हो गए थे। फिर भी क्योंकि देखो गोरखे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थे और इस कारण एक गोली लगने से जो प्रद्युम्न शाह है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो खुड़गुड़ा युद्ध कब हुआ था? हमने ये भी देखा था 14 मई 1804। ठीक है, 14 मई 1804 को खुड़गुड़ा का युद्ध हुआ और गोरखों का अब गढ़वाल पर भी कब्जा हो गया। ठीक है, तो जब गढ़वाल पर कब्जा हुआ, नेपाल का शासक कौन था तब? रण बहादुर शाह। मतलब ये जो कुमाऊं और गढ़वाल, इस दौरान नेपाल, यहाँ पर मेन तो यहाँ पर है, कुमाऊं पर कब्जा करने के दौरान नेपाल का शासक कौन था? रण बहादुर शाह। ठीक है, रण बहादुर शाह कुमाऊं के दौरान। ठीक है, गढ़वाल के दौरान नहीं। वहां तो फिर सत्ता वहां भी परिवर्तित होती रही, वहां भी हर किसी काल में ना, हर कहीं कहीं भी शासन रहा हो, भारत ही नहीं पूरे विश्व में कहीं भी राजतंत्र रहा हो, तो कभी ना कभी ऊपर नीचे होता रहा है। आंतरिक षड्यंत्र हो, ग्रह क्लेश हो, क्योंकि प्राचीन काल में होता क्या था ना, भाई भाई मतलब एक दूसरे के प्रति भी इस तरह से ईर्ष्या रखते थे कि शासक मुझे ही बनना है। आप जब आप पढ़ेंगे ना, भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे आप, मौर्य काल से ही ऐसा चलता आया है ना। मौर्य काल, उससे पहले से यहाँ तक कि आपको मगध पर जो पहला शासन करने वाला वंश था हर्यक वंश, अपने पिता को मारते गए और गद्दी पर बैठते गए। तो जो राज सिंहासन है, इसके लिए पहले से पारिवारिक संघर्ष होता आया है, ये कोई बड़ी बात नहीं ना। तो यहाँ भी देखो, नेपाल में भी इस दौरान फिर उथल पुथल की राजनीति हो गई, गढ़वाल, जब गढ़वाल पर चढ़ाई हुई थी। लेकिन जब कुमाऊं पर चढ़ाई हुई थी तब वहां का शासक कौन था? रण बहादुर शाह था। उसी के निर्देशन पर यहाँ पर सेना आई थी। ठीक है, तो 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, तो इसको दोबारा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे सीधा कुमाऊं के गोरखा प्रशासक। ठीक है, कुमाऊं के गोरखा प्रशासक। इस क्लास में हम गोरखा पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, कुमाऊं के गोरखा प्रशासक। तो एक बार प्रश्न बना हुआ है कि कुमाऊं का पहला प्रशासक कौन था? सुब्बा कौन था? तो पहला कौन था? सुब्बा। ठीक है, सुब्बा या फिर इसको सूबेदार भी कहते हैं। ठीक है, जोगा मल्ल। सुब्बा जोगा मल्ल। देखो यहाँ पर भी दो, आधा बो पूरा बो, आधा ग पूरा बो। ठीक है, इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसको चेंज कर लिएगा। देखो ये प्रशासक है, प्रशासक। ठीक है, गोरखा प्रशासक। वो प्रकाशक हो गया था, तो प्रशासक इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। सुब्बा जोगा मल्ल कुमाऊं का पहला सुब्बा नियुक्त हुआ या फिर पहला सूबेदार नियुक्त हुआ। मतलब जिसके जरिए यहाँ पर शासन चलाया जाता था। राजा कहाँ बैठा है? नेपाल में। नेपाल से राजा शासन कर रहा है और किसी के जरिए कर रहा है, तो जिसके जरिए कर रहा है वो है सुब्बा। तो वो सुब्बा कौन सा है भाई? इसका नाम है, दो बार आधा ग, दो बार आधा ल। ठीक है, यानी कि जोगा मल्ल। सुब्बा उसकी पद हो गया, सुब्बा उसका। ठीक है, सुब्बा क्या है? उसका पद है, नाम नहीं है। सुब्बा क्या है? सुब्बा या सूबेदार उसका पद है। तो ये बना देखो 1791-92, 1791-92 बना। इसके समय कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किया गया था। कुमाऊं में
पहला भू बंदोबस्त इसी के समय में किया गया था, ठीक है, 1891-92 में किया गया था। और बालिग से 1 रुपये मांगा कर लिया जाता था। प्रत्येक बालिग से, जितना भी बालिग है, जो उस समय एक एज रही होगी बालिग की, ठीक है, प्रत्येक बालिग से 1 रुपये मांगा कर, ठीक है। जो नए बच्चे देखो, ये रुपए का चिन्ह होता है इस तरह से, ठीक है, रुपए का चिन्ह है। 1 रुपये मांगा कर लिया जाता था प्रत्येक बालिग से। और तीसरा देखो, प्रत्येक आबाद 20 नाली भूमि, प्रत्येक आबाद 20 नाली भूमि पर क्या लिया जाता था, बीसी नामक एक कर लिया जाता था, ठीक है, बीसी कर, बीसी कर जो कि 1 रुपये था ये भी, ठीक है। तो जितनी आबाद भूमि होगी, जिसके पास माना कोई 20 नाली खेती पर कृषि कर रहा है, तो केवल उसी पर, ऐसा नहीं कि बंजर या जंगल भूमि पर भी कर किससे लिया जाएगा, जो किसी व्यक्ति के अधीन होगी। भूमि का कर कौन देता है, व्यक्ति देता है ना, ऐसे थोड़ा ना कि भूमि स्वयं वहां से उठती है और लीजिए आपका कर, है ना। तो भूमि का कर कौन देगा, जो भूस्वामी है, जिसके पास 20 नाली भूमि है और यदि उस पर वो कृषि कर रहा है, उससे वो कर लिया जाता है, ठीक है। बंजर या फिर वनों की भूमि पर कर नहीं था। इसके पश्चात देखो काजी नरसाह, काजी नरसाह, ठीक है, काजी नरसाह जो कि 1793 में सुब्बा नियुक्त हुआ। कुमाऊं का दूसरा सुब्बा कौन है, नरसाह। इसके समय में क्या था, नरसाही का मंगल घटना घटित हुई थी, नरसाही का मंगल, ठीक है, नरसाही का मंगल घटना क्या हुई थी, घटित हुई थी कब, काजी नरसाह के समय में 1793 में। ये घटना थी क्या, जो नरसाह था ना, इसको मतलब इसके जो सैनिक थे, अब चूंकि उस समय लड़ाई नहीं हो रही थी, तो जो इसके सैनिक थे, ठीक है, वो कहां पर बस गए, बारामंडल या सौर यानी कि पिथौरागढ़ क्षेत्र में वो आ गए और वहां पर रहने लगे, है ना। मतलब जो इसके सैनिक थे वो बारामंडल या सौर क्षेत्र में रहने लगे, क्योंकि युद्ध की स्थिति नहीं थी। इसको अपने सैनिकों पर डाउट हुआ, इसने बोला हो सकता है उनकी राजभक्ति क्या हो गई, कम हो गई हो या फिर क्षीण हो गई हो, यानी कि वो राजभक्ति न कर रहे हो। तो इसने एक दिन निश्चित किया और जो भी इसके सैनिक थे, ठीक है, उनको इसने उनकी राजभक्ति पर संदेह करने पर, चूंकि इसके जो सैनिक थे सब बड़े बड़े बालों वाले थे, ठीक है, तो केवल उसी आधार पर, मतलब दाढ़ी मूछ बड़े बाल इस तरह के इसके सैनिक हुआ करते थे, तो उसी आधार पर उसने एक दिन निश्चित किया, उनकी राजभक्ति पर संदेह हो गया इसको, तो उन्होंने इसने मारने का प्लान उन्हें बना दिया, ठीक है। और एक मंगल की रात को इसने सारे ऐसे मरवा दिए लोग जिनकी दाढ़ी मूछ और लंबे बाल थे, और उसमें सामान्य जनता भी थी, सैनिक भी थी, सब क्या हुए, मारे गए, जो कि मतलब बहुत ही अत्याचारी है शासक था, है ना, बहुत ज्यादा अत्याचारी शासक था। तो इसने अपने सारे सैनिक यहाँ पर मार दिए। इसी घटना को क्या बोलते हैं, नरसाही का मंगल बोलते हैं, ठीक है। नरसाही यहाँ पर सुबह हो गया, मंगल यहाँ पर दिन हो गया, इसलिए इस घटना को नरसाही का मंगल कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है, नरसाही का मंगल किस समय की घटना है, ये है जो काजी नरसाह है उसके समय की। अब तीसरा बनता है इसके पश्चात अजब सिंह ख्वास, ठीक है, तीसरा कौन बनता है, अजब सिंह ख्वास, ठीक है। तीसरा कौन बना, अजब सिंह ख्वास तीसरा बनता है, जो कि 1794 में यहाँ पर सुब्बा बनता है। उसके पश्चात आता है चौथा सुब्बा आता है अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा, ठीक है, ये चौथा सुब्बा बनता है अमर सिंह थापा, जो कि 1795 में बनता है, ठीक है। इसी तरह से देखो थोड़ा बहुत आपको नाम ध्यान रखने की आवश्यकता है। पांचवा सुब्बा है प्रबल राणा, छठा है बमशाह, ठीक है, तो छठा ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हम लिखते हैं। छठा कौन सा था, बमशाह, ठीक है, बमशाह था छठवां, जो कि ये बना था देखो 1797 से 1799 में। इसने ब्राह्मणों पर कुसही कर लगाया, ठीक है, ब्राह्मणों पर कुसही कर, ठीक है, ब्राह्मणों पर कुसही कर लगाया था। देखो बुक्स में ये दिया गया है कि ये जो कर था ना, कुसही कर, ये सभी से नहीं लिया जाता,
जो चापलूसी करते हैं ना, जैसे मतलब हर्षदेव जोशी जैसे जो ब्राह्मण थे, उनसे ये कर लिया जाता। जो मतलब चापलूसी करते थे, राजभक्ति अच्छे से नहीं करते थे, जो अपना शांत रह के अपना जो दैनिक कार्य कर रहे हैं उनको निष्पादन कर रहे हैं, तो उनसे ये कर मतलब उन्हें इस तरह से प्रताड़ित तो नहीं किया जाता, ब्राह्मणों का सम्मान था। लेकिन ऐसे ब्राह्मण जो चापलूसी करते थे, ठीक है, उनसे ये कर लिया जाता था। अगला देखो, उसके बाद कौन था? अगला था धौकल सिंह बसन्यात, ठीक है। फिर था अजब सिंह ख्वास, फिर से आया इसके पश्चात, फिर धौकल सिंह बसन्यात आया, ठीक है। फिर रुद्रवीर सिंह आया, फिर गज केसर पांडे आया, ऋतुध्वज थापा आया था एक, ठीक है। ऋतुध्वज थापा आया था जिसको फांसी दी गई थी। उसके पश्चात जो अंतिम था इनका चौतरिया बमशाह। चौतरिया बमशाह सारे नहीं महत्वपूर्ण नहीं लिखने, इसलिए मैं सारे आपको नहीं लिखा रहा हूँ। चौतरिया बमशाह जो कि 1806 से लेकर 1815 तक रहा था, ठीक है। अंतिम सुब्बा था ये, अंतिम सुब्बा, यानी कि अंग्रेज युद्ध के समय यही था। क्वेश्चन बन सकता है ना आपसे कि जब अंग्रेजों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था तो कुमाऊं का सुब्बा कौन था? कौन था भाई? चौतरिया बमशाह, ठीक है। कुमाऊं का सुब्बा कौन था? चौतरिया बमशाह। तो ये इनके हो गए सुब्बा ही। देखो, सुब्बा जोगमल्ल जो कि पहला सुब्बा था, इसने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किया था, ठीक है। भूमि बंदोबस्त के तहत इसने क्या किया? प्रत्येक जो बालिग व्यक्ति है उससे 1 रुपया कर लिया, और प्रत्येक 20 नाली आबाद भूमि पर इसने कर लगाया, कितना? 1 रुपया, ठीक है। फिर उसके पश्चात आता है काजी नरसा। इसके समय पर एक नरसाही का मंगल घटना हुई थी। अजब सिंह ख्वास आता है, अमर सिंह थापा आता है, फिर आता है देखो प्रबल राणा, फिर छठा आता है बमशाह, ठीक है। बाकी सारे महत्वपूर्ण आपके लिए है नहीं। इसमें एक जो नवा आता है रुद्रवीर शाह, उसके समय पे एक टनकर आया था, मतलब पूछा नहीं जाएगा। ऋतुध्वज थापा है, उसको फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। ऋतुध्वज थापा, उसको फांसी की सजा दी गई थी। अंतिम जो आता है वो है चौतरिया बमशाह, जिसके समय पर वो अंग्रेजों ने कुमाऊं गढ़वाल पर आक्रमण किया था, ठीक है। कुमाऊं गढ़वाल पर जब आक्रमण किया था तो कौन था उसमें यहाँ का सूबा? चौतरिया बमशाह। ये भी आपने ध्यान रखना है, अंग्रेज युद्ध के समय ये था, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे, देखो गढ़वाल में भी रहे थे, सूबेदार गढ़वाल में भी रहे थे, लेकिन सभी महत्वपूर्ण नहीं है। पढ़ना हमारे लिए खाली व्यर्थ है, हमें कोई ग्रंथ तो नहीं बनाना है, ठीक है। हमें कोई ऐसा थोड़ा ना कि हमें बहुत बड़ी किताब लिखनी है, पब्लिश करनी है आप लोगों को। आपको केवल जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है केवल वही चीजें पढ़नी है। तो इसलिए हम सीधा गोरखा प्रशासन देखते हैं बजाय इनको पढ़ने के। इनके कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर देखो, अंतिम था ब्राह्मणों पर कुशई कर इसने लगाया था, नरसाही का मंगल घटना हुई थी, इसने भू बंदोबस्त कराया था, इसलिए मैंने इनके बारे में आपको लिखाया। जो सुब्बा था वो सीधा किसको रिप्रेजेंट करता था? जो नेपाल का शासक है उसे, ठीक है। यानी कि नेपाल का शासक ही सुब्बा नियुक्त करता था। अब सीधा सोचो, यदि नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल होती थी तो उसका असर कहां पर होता था? सीधा कुमाऊं या गढ़वाल में, क्योंकि वहां से अब जो उनका अपना चेले चपाते होंगे उनको वो रखेंगे ना, मतलब जो राजा बनेगा वो अपने खास जो व्यक्ति होंगे उन्हें यहाँ पर सुब्बा नियुक्त करेगा, और दूसरा राजा आएगा वो दूसरे को नियुक्त करेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये बदलते रहे, लगातार बदलते रहे, इनमें उथल पुथल होती रही लगातार, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम। देखो गोरखा प्रशासन, गोरखा प्रशासन, ठीक है। कैसा प्रशासन था? एक फौजी शासन था। गोरखा प्रशासन कैसा था? फौजी शासन था, क्योंकि जो सुब्बा था सेनापति हुआ करता था, वही यहाँ पर शासन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसको विजित कर लिया तो ये यहाँ पर कोई राजा नियुक्त किया गया, नहीं, यहाँ पर केवल सेनापति नियुक्त हुआ और उसी के जरिए फौजी शासन यहाँ पर चलता था, ठीक है। जैसा वो बोलेगा वैसा ही यहाँ पर होगा। देखो फौजी शासक, इसका प्रमुख कौन था? प्रशासन का प्रमुख कौन होता? सुब्बा या सूबेदार, मैं आपको बता चुका था, ठीक है। प्रमुख कौन है? सुब्बा या फिर सूबेदार, ये इसका प्रमुख है, ठीक है। कुमाऊं के सूबे हमने देखे कौन कौन थे। परगनों का शासक फौजदारों के हाथ में आ गया, जो सैनिक अधिकारी होते हैं, ठीक है। इसके नीचे जो परगने होते हैं, परगने में कौन होते? फौजदार। परगने कौन देखते थे? फौजदार देखते थे, ठीक है, जो कि सैन्य अधिकारी थे। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कभी प्रांतपति उनको देख रहा था, कभी परगना अधिकारी उनको देख रहा था, अब यहाँ पर उनको फौजदार देख रहा है, जो कि क्या है? सैन्य अधिकारी है। अतः स्पष्ट है कि
गोरखा शासन क्या था? सैन्य शासन था, एक सैनिक शासन था। ठीक है, एक राजा का शासन न होकर एक सैनिक शासन था, मतलब मनमर्जी का शासन था। जो आया जैसे आया उसने उस तरह से जनता को लूटा, बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था गोरखा काल में। और सबसे ज्यादा लोग जो प्रताड़ित हुए थे वो गढ़वाल के लोग, है ना। कुमाऊं के लोगों ने गोरखाओं का ज्यादा विरोध नहीं किया, क्योंकि 1790 से 1803-4 जब तक उन्हें ज्यादा प्रताड़ना शुरू हुई तब तक वो उन्हें मतलब झेलना सीख गए थे। लेकिन जो गढ़वाल में 1804 में गोरखा आए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रताड़ित हुआ। तो कहते हैं यहाँ के लगभग 2 से 3 लाख जो स्त्री पुरुष हैं उनको दास बनाकर बेच दिया गया हरिद्वार में, है ना। और मात्र 20 से 50 रुपए एक व्यक्ति की कीमत 20 से 50 रुपए, और उन्हें दास बनाकर हरिद्वार में बेच दिया जाता था। मतलब सोचो क्या स्थिति रही होगी गोरखों के काल में। यदि महिलाएं छत पर चले जाएं तो उनसे कर लिया जाता था, महिलाओं को छत पर जाना तक प्रतिबंधित था। और गोरखे जो थे क्रूर थे, यदि कोई गलत कार्य कर रहा है, यदि किसी को दंड देना है तो सबके सामने दंड देते हैं, सबके सामने मार देते थे। ठीक है, ऐसा भी देखने में आया कि अल्मोड़ा के कुछ जगहों के कुल 1500 जो प्रधान थे उनकी हत्या कर दी गई ताकि अन्य प्रधान उससे सबक लें। सोचो 1500 की हत्या कर दी, सारे प्रधान तो वैसे निपट गए, अब सबक कौन लेता। ठीक है, ये चीजें दी गई। मतलब बहुत ज्यादा क्रूर शासन था गोरखों का, सैन्य शासन था, राजा कोई था नहीं, सुनने वाला कोई नहीं था। ठीक, तो जनता बहुत ज्यादा उनसे प्रताड़ित हो चुकी थी। जब गोरखों से जनता प्रताड़ित हुई, इसके बाद अंग्रेज आए, तभी तो लोग अंग्रेजों से ज्यादा खुश रहे। उन्होंने कभी अंग्रेजों का विरोध नहीं किया 100 साल तक का, जब तक उनकी नीतियां ही समझ में नहीं आई, क्योंकि गोरखे प्रताड़ित करते थे। लेकिन अंग्रेज क्या थे ना, वो धीरे धीरे, उन्होंने एकदम से अटैक नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज पढ़े लिखे थे। ठीक है, और गोरखा क्या थे, शक्तिशाली तो थे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो शक्तिशाली नहीं थे, शक्तिशाली थे लेकिन समझ नहीं थी इतनी। बहुत ज्यादा जनता उस काल में प्रताड़ित रही थी। देखो परगने, फौजदार इनको देखता था। प्रधान अधिकारी जो होते थे हर साल बदले जाते थे। ठीक है, जो प्रधान अधिकारी थे, प्रधान मतलब प्रमुख अधिकारी, यहाँ पर ग्राम प्रधान से नहीं, प्रमुख अधिकारी हर वर्ष बदले जाते थे। प्रमुख अधिकारी हर वर्ष बदले जाते थे। ठीक है, तो ये अगर बदले जाएंगे, जब पद पर रहते थे तो क्या कहलाते थे, जागिरिया। ठीक है, जागिरिया कहलाते जब पद पर रहते थे। और जब पद से हट जाएंगे, यानी कि 1 साल बाद क्या कहलाते, जब पेंशन पर चले जाएंगे, ठाकुरिया। ठीक है, 1 साल के लिए पद पर रहते थे, तो पद में बदलने के पश्चात, पद से जाने के पश्चात ये क्या कहलाएंगे, ठाकुरिया। ठीक है, पद से जाने के पश्चात क्या कहलाएंगे, ठाकुरिया। यानी कि पद पर रहते रहते जागिरिया ये कहलाते थे, और पद से चले जाने के पश्चात ठाकुरिया कहलाते थे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके पश्चात आती है गोरखों की न्याय व्यवस्था। गोरखों की आती है न्याय व्यवस्था। गोरखों की आती है न्याय व्यवस्था, जो कि मनमाना न्याय था। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मनमाना न्याय। जिसको चाहो कोई भी सजा दे दो, सजा का कोई मानक नहीं था कि सजा क्या होगी, है ना। मतलब ऐसी ऐसी सजा थी, अभी आप देखेंगे इस तरह की प्रथा प्रचलित थी। तो मतलब न्याय व्यवस्था कुछ नहीं थी, बहुत ज्यादा मनमानी न्याय व्यवस्था थी। और न्यायिक अधिकारी कौन कहलाता, जो फौजदार है वही न्यायिक अधिकारी होता था। ठीक है, तो न्यायिक अधिकारी जो न्यायाधीश होता था उसे विचारी उस काल में कहा जाता। ठीक है, न्यायाधीश को क्या कहा जाता, विचारी। न्यायाधीश यानी कि जो जज होता है, जज को उस काल में विचारी कहा जाता है। ये प्रश्न एक बार बना हुआ है, गोरखा काल में विचारी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, न्यायाधीश के लिए। ठीक है, विचारी किसको कहा जाता, न्यायाधीश को कहा जाता। बाकी देखो, वादी प्रतिवादी जो होते हैं, वादी या प्रतिवादी को हरिवंश पोथी की कसम दिलाई जाती। ठीक है, एक हरिवंश कोई रचना होगी उसकी कसम दिलाई जाती थी। ठीक है, वादी प्रतिवादी। वादी क्या होता है, जो वाद करता है, जो कंप्लेंट केस करता है, या फिर
जो एप्लीकेशन देता है किसी से मारपीट होने से, किसी गाली गलौज से परेशान होकर या किसी के अन्य उत्पीड़न से परेशान होकर, वो कौन होता है? वादी, यानी कि वाद करने वाला। ठीक है, वाद मतलब केस, तो केस करने वाला, वाद करने वाला क्या होता है? वादी। और प्रतिवादी क्या होता है? जो उस पर प्रतिवाद करेगा, यानी कि जो उसका विरोध करेगा, जिसके अगेंस्ट वो केस किया गया है, वो क्या होता है? प्रतिवादी। ठीक है, तो वादी और प्रतिवादी यदि गवाही देंगे, आपने देखा ना, जब मूवी में देखा होगा, आते हैं गवाही देने के लिए, मैं गीता पे हाथ रखता हूँ, सच कहूंगा, उसके सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो ये लोग गीता पर हाथ नहीं रखवाते थे, ये हरिवंश पर रखवाते थे कि मैं हरिवंश की शपथ लेता हूँ, मैं सच कहूंगा, है ना, सच के सिवा ये कुछ नहीं बोलते थे। अब जहां पर जहां पर सच बाहर ना आए, यानी कि जहां पर प्रत्यक्ष साक्ष्य ना हो, जिसे बोलते हैं चक्षुदर्शी साक्षी। ठीक है, चक्षुदर्शी साक्षी न होने पर दिव्य प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, चक्षुदर्शी साक्षी यदि नहीं होंगे तो दिव्य प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी। उसके लिए चक्षु माने होता है आंख, दर्शी माने आंखों देखा हो गया, मतलब आंखों देखा साक्षी, यानी कि कोई घटना हुई, किसी के साथ मारपीट हुई, लड़ाई हुई, कहीं चोरी हुई, किसी ने राजद्रोह किया, देशद्रोह किया, तो इन चीजों को यदि देखने वाला, जिसने प्रत्यक्ष रूप से देखा हो, वो क्या कहलाता है? चक्षुदर्शी, यानी कि जिसने अपनी आंखों से उस घटना को होते हुए देखा हो और वो गवाही देने आ गया, वो क्या होता है? चक्षुदर्शी साक्षी। ठीक है, तो चक्षुदर्शी साक्षी तो यदि नहीं उपलब्ध है, कई सारे मामलों में नहीं होता है आज की डेट में, यदि आप देखते हैं, ठीक है, जैसे जो साइबर क्राइम चल रहा है, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ठगी वाला, तो इसमें आपको चक्षुदर्शी साक्षी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको किसी का ओटीपी आया, मतलब किसी को ओटीपी आया, उसने ओटीपी दे दिया, उसके खाते से पैसे कट गए, तो ये सब चीजें क्या है? डॉक्यूमेंट पर आधारित होती है ना, जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है उस पर आधारित होते हैं। अब इनका कोई आंखों देखा साक्ष्य नहीं होता है। तो ऐसे ही जब उस काल में, अब साइबर क्राइम तो उस काल में रहा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हुई होंगी ना कि दो लोग जंगल में बैठे, उनमें आपस में मारपीट हुई, उसमें से एक केस लेके आ गया। अब जंगल में तो किसी ने देखा नहीं, पेड़ पौधे तो गवाही देते नहीं है। ठीक है, तो उस वहां पर गवाही में कैसे सच निकालना था, वो थी एक दिव्य प्रथा। ये दिव्य प्रथा थी। इसमें मुख्यतः देखो 3 प्रकार के दिव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, दिव्य में 3 प्रकार के वर्ण, जो दिव्य है उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, जो दिव्य है, हालांकि ट्रेल ने 4 अन्य दिव्य का भी वर्णन किया, जो कमिश्नर ट्रेल है उन्होंने 4 अन्य प्रकार के दिव्यों का भी वर्णन किया, लेकिन यहाँ पर हम पहले 3 देखते हैं। एक था गोला दीव, गोला दीव था। ठीक है, दूसरा देखो तराजू दीव, दीव या दिव्य, ठीक है, तराजू दीव, तराजू दीव या तराजू दिव्य। और तीसरा था कढ़ाई दीव। अब तरीका क्या होता था? गोला दीव क्या था? एक लोहे की लाल गर्म छड़, लोहे की लाल गर्म छड़ माना कोई छड़, यानी कि छड़ी है, उसको हाथ में पकड़ाया जाएगा, जो दोनों केस करने वाले हैं, मतलब पूरी गर्म लाल छड़, उसको जो वादी और प्रतिवादी है, उनके हाथ में रख दिया जाएगा। ठीक है, उनको पकड़ाया जाएगा और उस छड़ को लेकर कुछ दूरी तक चलना पड़ता था। ठीक है, छड़ को पकड़ा, उस गर्म छड़ को पकड़ के चलना पड़ता था। और जिसका मतलब हाथ जल गया, जो ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाया, यहाँ से कोई 2 कदम चल पाया, सोचो ना, लाल गर्म छड़ है, तो 1 सेकंड भी उसको सह पाना मुश्किल होता है ना। कभी कभी किसी का हाथ जलता होगा, जैसे जो घरेलू कार्य करते हैं, रोटी बनाने में तवे से हाथ जल गया, तो झटका ही लगता होगा पूरा ऐसे। लेकिन सोचो, जो हाथ में आपके छड़ आ गई, अब 2 कदम भी कोई नहीं चल पाएगा। तो उस काल में ये प्रथा थी, ये एक न्याय का तरीका था कि लोहे की छड़ हाथ में रख दी और चलना है, जो कम चलेगा वो दोषी हो गया, जो कम चला, जिसने पहले छड़ फेंक दी, वो अपराधी हो गया। ठीक है, तो ये कोई न्याय व्यवस्था नहीं होती है, ये तो केवल ऐसा है, देखो, कोई सहन शक्ति वाला होगा, 1 सेकंड ज्यादा सह सकता है उसको, और अधिकांश मामलों में ये देखा गया अपराधी ज्यादा सहन शक्ति वाले होते हैं। ठीक है, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनकी सहन शक्ति भी सामान्य ही होती है। दूसरा था तराजू दीप, ये भी एक बड़ा रोचक तरीका था इनका न्याय देने का। इसमें क्या होता था, जो व्यक्ति है उसको पत्थरों से उसका वजन किया जाता था। एक तरफ तराजू में व्यक्ति बैठा है, ठीक है, आपने देखा होगा तराजू इस तरह से होता है। ठीक है, एक तरफ इसमें व्यक्ति बैठा है और दूसरी तरफ पत्थर रखे। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर पत्थर रखे,
और शाम को मतलब इन पत्थरों को अभी साइड में रख दिया जो व्यक्ति के वजन के बराबर थे, ठीक है। यहाँ व्यक्ति बैठा, यहाँ पत्थर रखे, इन पत्थरों को फिर अलग कर दिया गया। व्यक्ति को बोला भाई अब शाम को दोबारा से आना। उसका शाम को या फिर अगले दिन पुनः उसका वेट होता था, मतलब पुनः उसको तोला जाएगा यहाँ पर तराजू में। यदि इसका वेट कम हो गया, ठीक है, यदि इसका वेट कम हो गया तो वो क्या हो गया, दोषी हो गया। यदि इसका वजन कम हो गया तो क्या हो जाएगा, वो दोषी हो जाएगा। सोचो जिसको रात भर ये मतलब जिसको रात भर ये चिंता होगी कल मेरा वेट कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, उसका तो वैसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि पूरा दिन उसने इसी में टेंशन में गुजारना होता था कि कल उसका दोबारा से वेट होना, अगर दोषी हो गया तो फिर उसको दंड मिलेगा। तराजू भी इस तरह की प्रथा थी। पत्थरों से आदमी को तोला जाता था, पत्थरों को साइड रख दिया, आदमी को घर भेज दिया, दूसरे दिन आदमी को फिर बुलाया जाएगा और उसका वेट किया जाएगा। अगर उसका वजन कम आता है तो वो क्या हो जाएगा, दोषी कहलाएगा। तीसरी जो प्रथा थी देखो, कड़ाई दीव। कड़ाई दीव में क्या होता था, कढ़ाई में गर्म तेल होता था, ठीक है, कढ़ाई में गर्म तेल होता था और उसमें हाथ डालने के लिए कहा जाता, ठीक है। मतलब दोनों, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी, दोनों पार्टी, जो वादी है जो प्रतिवादी, दोनों उसमें हाथ डालेंगे और जिसका हाथ जल गया या जिसका हाथ पहले जल गया वो दोषी हो गया। हाथ तो जलेगा ही दोनों को, आप गर्म तेल में केवल जिसके लोहे के हाथ हो सकते हैं वही नहीं जलेगा, बाकी इंसान तो देखो जो चमड़ी वाला इंसान है उसका हाथ जलना स्वाभाविक है ना। तो हाथ डालेंगे, जिसका हाथ पहले जल गया वो दोषी हो गया। तो ये कुछ ऐसी प्रथाएं प्रचलित थी उस काल में न्याय की, जो कि मनमानी थी, ठीक है, इसे बोलते हैं मनमाना न्याय। अब इसमें होगा क्या, देखो अब दोषी तो बात की बात है कि दोषी होगा, बाद में होगा, लेकिन नुकसान तो कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पर नुकसान दोनों को हो रहा है, जिसने केस किया उसने भी। तो इसलिए लोग वाद ही नहीं करते थे, तभी तो प्रताड़ित रहे ना, क्योंकि न्याय भी ऐसा था कि कोई सुनने वाला नहीं है। यदि आपस में भी कोई मारपीट कर रहा है तो अब यहाँ जाएंगे तो दोनों को इन चीजों से गुजरना पड़ेगा। अब जो वादी है, जो मारपीट, जिसको ऑलरेडी जिसके साथ मारपीट हुई है, सर उसको भी पकड़नी पड़ेगी। पता चला उसकी दोनों हथेलियां जल गई, इससे तो मारपीट ही सह लिया, है ना। तो जनता बहुत ज्यादा इस काल में प्रताड़ित हुई थी। साथ ही इसके अलावा देखो जो कमिश्नर ट्रेल थे, उन्होंने कुछ अन्य दीवों का भी यहाँ पर चर्चा की है ट्रेल के द्वारा, जिसमें तीर का दीव है, ठीक है, तीर का दीव है एक। दूसरा इसमें देखो तीर का दीव है, तर दीव है, जहर दीव है, तर, ठीक है, तीसरा है जहर दीव और चौथा है मंदिर दीव, ठीक है। तीर दीव है, तीर दीव क्या होगा, एक व्यक्ति तीर छोड़ेगा और दूसरे व्यक्ति को पानी में डाल दिया जाएगा और उसके तीर दौड़कर एक निश्चित दूरी से दौड़कर तीर वापस लाने तक यदि वो व्यक्ति जीवित है, इसका मतलब वो क्या है, निर्दोष है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो निर्दोष है। अब जो गया उसको तो वो निर्दोष भी होगा तो वो तो चला ही गया, है ना। तो ये भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तीर का दीव, एक आदमी तीर छोड़ेगा, जो दोषी है उसको पानी में डुबाया जाएगा, यदि उसके तीर वापस लाने तक वो जीवित है तो यानी कि क्या है, वो निर्दोष है, ठीक है। तरदीप क्या होता था, दोनों पार्टियां, माना जैसे ये वादी है प्रतिवादी है, दोनों पार्टियों को पानी में डुबा दिया, जो ज्यादा देर तक ऊपर तैरता रहेगा, जीवित रहेगा, वो क्या है, निर्दोष है। जो पहले डूब गया वो तो डूब ही गया, उसको दोषी क्या मानना, वो तो वैसे ही उसकी हत्या हो गई, ठीक है। जहर दीप क्या है, दोनों पार्टियों को जहर दिया जाता था और जो जहर खा के भी जीवित रह गया वो क्या है, निर्दोष है। अब हो सकता है जो मर गया वो भी निर्दोष रहा हो, लेकिन वो क्या है, दोषी ही वो साबित हो गया था। और अगला क्या है, मंदिर दीव है, ठीक है। मंदिर दीव कैसा था, ये संपत्ति के मामले में होता था। क्वेश्चन बन सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि गोरखा काल में संपत्ति से संबंधित दिव्य प्रथा कौन सी थी, मंदिर दीव। माना दो परिवारों के बीच में संपत्ति का विवाद है, यदि पैसे का है या फिर यदि जमीन का है। यदि पैसे का है तो दोनों की कुछ कुछ पैसे, ठीक है, मंदिर में भेंट के तौर पर रख दी जाती थी। तो यदि जमीन का है तो एक एक मुट्ठी जमीन मंदिर में रख दी। आप जमीन को उठा के तो नहीं ला सकते, लेकिन जमीन से उठाकर कुछ मुट्ठी मिट्टी जमीन पर रख दी, मतलब मंदिर में रख दी, ठीक है। और ये देखा जाता कि अगले 6 महीने में, यदि अगले 6 महीने में उसके फैमिली में किसी की मृत्यु हो गई, वो क्या हो गया, जिस परिवार में मृत्यु हुई वो क्या है, दोषी है, यानी कि वो जमीन उसने जबरदस्ती कब्जे में ले रखी है। ये इस तरह की व्यवस्था थी, ठीक है। तो मंदिर दीव जो प्रथा थी वो संपत्ति से संबंधित थी, बाकी अपराधों से संबंधित थी। तो ये दिव्य प्रथा उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। कालांतर में जो कमिश्नर गोबंद थे उनके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। तो गोरखों की जो दिव्य प्रथा थी, न्याय प्रथा थी, बहुत ही मतलब
जटिल थी, बहुत ही मुश्किल थी, बहुत ही मतलब क्रूर टाइप की थी, अत्याचारी। न्याय भी जिसको चाहिए वो भी प्रताड़ित रहेगा, और जो दोषी है वो तो प्रताड़ित होना ही होना है। और अधिकांश परिस्थितियों में तो यही होता था, जो जो दोषी है वो तो बच गया, जो निर्दोष था वो मारा गया, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इनकी न्याय व्यवस्था से विचारी का प्रश्न पहले बना हुआ है, और दिव्य प्रथा पहले पूछी गई है, और दिव्य प्रथा को कालांतर में कमिश्नर गोबन ने समाप्त किया था, तो वहां पर उसको देखेंगे जब हम ब्रिटिश काल पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं गोरखों की कर नीति। गोरखाकालीन कर, गोरखाकालीन कर, ठीक है। राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमि कर। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत, ये था भूमि कर, ठीक है। भूमि कर था। हालांकि देखो, गोरखा एक लुटेरे थे। गोरखा क्या थे? लुटेरे थे। अब लुटेरे थे तो इनकी लूटपाट से भी ठीक ठाक संपत्ति हो जाती थी। इन्होंने जबरदस्ती कर लगाए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कर लगाए, देखो महिलाओं को छत पर जाने तक प्रतिबंधित कर दिया, उनसे भी कर, जिसकी संतान नहीं है उससे भी कर लिया जाता था। तो ऐसे ऐसे कर इन्होंने लगाए, गृह कर लगाए इन्होंने, घी कर लगा दिया इन्होंने, मतलब हर चीज में कर लगा दिया। तो वो तो इनकी आय का प्रमुख स्रोत था ही, लूटपाट भी था ही, लेकिन कृषि भी, जो भूमि कर है, इससे होने वाली आय भी इनकी आय का एक प्रमुख स्रोत था, ठीक है। इसके अलावा जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों पर कुसही कर इन्होंने लगाया था, ये प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। ब्राह्मणों पर कुसही कर किस काल में लिया गया था? ब्राह्मणों पर कुसही कर, पुराने पेपर देखेंगे आप, मिल जाएगा वहां पर आपको। यूके ट्रिपल एससी नहीं पूछा इसको, कर इन्होंने लगाया। तीसरा देखो, अन्य कर। अन्य कर कौन कौन से थे? अन्य कर कौन कौन से थे? एक था देखो टांड कर, टांड या फिर तान कर, ठीक है। ये किससे लिया जाता था? बुनकरों से। किससे लिया जाता था? बुनकरों से। बुनकरों से लिया जाता था टांड या तान कर। दूसरा था इनके काल में मिझारी कर। मिझारी पूछा गया है, मिझारी कर पहले, ठीक है। मिझारी कर किससे लिया जाता? जो बढ़ाई का काम करते थे, या चर्मकार थे, ठीक है। बढ़ाई या चर्मकार, बढ़ई या चर्मकार, यानी कि जो चमड़े का कार्य करते थे अछूतों पर, ठीक है। अछूतों से ये लिया जाता, ये कर लगाया जाता। तीसरा कर देखो इस काल का, वो है सलामी कर। सलामी कर, ठीक है। किसके लिए लिया जाता है ये? अधिकारियों को भेंट के तौर पर ही दिया जाता, ठीक है। अधिकारियों को भेंट, अब फौजदार हैं तो उन्हें सलामी चाहिए, ठीक है। अधिकारियों को भेंट, तो ये वही भेंट थी, सलामी के रूप में सलामी कर दिया जाता। जैसे देखो सोनिया फागुन कर था, सोनिया फागुन, ये भी पूछा गया है। सोनिया फागुन, ये कर किसके लिए लिया जाता? ये था त्योहारों के लिए, त्योहार, ठीक है। त्योहार पर ये कर लिया जाता। अगला देखो, विवाह कर लिया जाता इस काल में, विवाह कर था, ठीक है। घी कर था, यानी कि जो विवाह करेगा उस पर भी कर लगाएगा, घी में भी कर लगेगा, ठीक है। नाव कर था, नाव कर भी इस काल में लिया जाता था। और साथ ही जो अन्य कर थे उनमें मौकर था, ठीक है। मौकर था, मौकर यानी कि गृह कर, ठीक है। यानी कि घर पर कर लिया जाता। मौ माने होता देखो मौ, कुमाऊनी में मौ बोलते हैं परिवार को, मतलब घर को, ठीक है। मौ होता है परिवार या घर, तो जो घर है उस पर भी कर लिया जाता। और साथ ही कुमाऊं में मौ शहद को भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, शहद भी मौ बोलते हैं, और साथ ही जो घर होता है उसको भी मौ बोलते हैं। अगला है मरोकर। मरोकर, ठीक है। मरोकर किससे लिया जाता है? पुत्रहीन व्यक्ति से, जिसका पुत्र नहीं है उससे भी कर लिया जाता। बहता कर, बहता कर था छिपाई संपत्ति पर, छिपाई संपत्ति पर कौन सा कर था? बहता कर था, ठीक है। साथ ही देखो, कर वसूलने के जो नियम थे उन्हें बलि कहा जाता। बलि क्या होता था? कर वसूलने के नियम। बलि क्या था? कर वसूलने के नियम, ठीक है। ये कर नहीं है कोई, कर ये है केवल, ये क्या है? कर है,
ये क्या है, नियम है, जो जिस नियम से वसूले जाते थे उसे बोलते थे बलि। दूसरा देखो, इनके शासन को क्या कहा जाता है, गोरख्याणी शासन कहा जाता है। गोरखा काल को क्या कहा जाता है, गोरख्याणी। ठीक है, गोरख्याणी इस काल को कहा जाता है। काफी अत्याचार का ये काल रहा था। 1804 से 1814 लगभग 10 वर्ष गढ़वाल में ही रहे थे। ठीक है, 10 वर्ष गढ़वाल में रहे थे। साथ ही 1791 से 1814 तक का, 1790 से 1814 लगभग 24 वर्ष तक ये कुमाऊं में रहे थे। ठीक है, 24 वर्ष लगभग ये गढ़वाल में रहे, इतना ये कुमाऊं में रहे। और इस काल में इन्होंने यहाँ पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए, बहुत ज्यादा क्रूरता करी। यहाँ तक कि देखो, कोई शादी करेगा उससे भी कर, अब शादी के बाद उसका पुत्र नहीं हुआ तो उससे भी कर लिया जाएगा। ठीक है, घी कर, नाव कर, घर पर कर लिया जा रहा है। छिपाई संपत्ति पर, कोई अपनी संपत्ति छिपा भी नहीं सकता है। ठीक है, तो छिपाई संपत्ति पर भी कर लिया जाता था। मतलब यहाँ भी छापे पड़ते रहते होंगे। ठीक है, ईडी के। सोने फागुन कर लिया जाता, त्योहारों पर कर, त्योहार मनाओ वहां भी कर लिया जा रहा, सलामी कर लिया जा रहा, मेझारी कर लिया जा रहा, टांड कर लिया जा रहा। इसके अलावा जो चंदकालीन 36 रकम 32 कलम जो कर थे वो यहाँ पर प्रचलित थे ही थे। ठीक है, ये चंद काल के अतिरिक्त कर हैं। चंदकालीन करों में इन्होंने कोई संशोधन नहीं किया, वो तो ले ही रहे हैं। मतलब उन करों के अतिरिक्त इतने और कर ये ले रहे थे। ठीक है, तो चंदकालीन कर वो जब लिखे हैं तो उन्हें दोबारा लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो उन करों के अतिरिक्त इतने और कर भी थे जो गोरखा काल में लगाए जा रहे हैं। ठीक है, बलि क्या होता था, कर को वसूलने वाला होता था। और ये भी लिख लीजिएगा कि महिलाओं को छत पर चढ़ना भी प्रतिबंधित था। जो महिला छत पर जाएगी उसके लिए टैक्स देगी। ठीक है, अब जितनी बार छत पर जाएगी उतनी बार टैक्स देगी। तो महिलाओं के लिए महिलाओं का कर था। और इनके काल में देखो, दास बिक्री का प्रमुख केंद्र क्या था, हरिद्वार। तो हरिद्वार में दासों को लाकर बेचा जाता था। उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ये प्रश्न पहले बना हुआ है। गोरखा काल में प्रमुख दास बिक्री केंद्र कौन सा था, ये था देखो हरिद्वार था। लिख लीजिए आप लोग इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसके पश्चात होता है, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे समझते हैं। गोरखा, अंग्रेज गोरखा संघर्ष। अगला है बच्चों, अंग्रेज गोरखा संघर्ष। अंग्रेज गोरखा संघर्ष। ठीक है, अब कुमाऊं गोरखाओं से प्रताड़ित रहा, गढ़वाल गोरखाओं से प्रताड़ित रहा। इधर जो हर्षदेव जोशी थे वो भी गोरखाओं से प्रताड़ित हो गए। गोरखाओं ने उन्हें भी कोई पद नहीं दिया, है ना। तो वो भी कहां पर आ गए, हरिद्वार में आ गए, अंग्रेजों से वो भी मिलने लगे। साथ ही सुदर्शन शाह भी अपने प्रवास के काल में बरेली में हमने देखा था कि मिले थे। पिछली क्लास में हमने देखा था पंवार काल में। ठीक है, वो बरेली में मिले थे, तो अंग्रेजों से मिले थे। उन्होंने भी अंग्रेजों को वचन दिया कि वो उन्हें कुछ मतलब पैसे देंगे, लेकिन नहीं चुका पाए तो अंग्रेजों ने गढ़वाल पर अधिकार किया था। अंग्रेज थे वो मौका अवसर तलाश रहे थे कि कैसे हमें पर्वतीय राज्य में घुसा जाए, कैसे हम ऊपर को जाएं। ठीक है, तो अंग्रेजों ने अंततः 1 नवंबर 1814 को गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, पहले इसको हम समझते हैं, अलग अलग टुकड़ों में इसको देखते हैं। ठीक है, ये माना उत्तराखंड का मैप है। ठीक है, अब सही नहीं भी बनेगा, देखो आप लोग समझने की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं केवल। ठीक है, इस तरह से उत्तराखंड है हल्का सा। तो उत्तराखंड में ये था कुमाऊं का हिस्सा, ये है कुमाऊं। ठीक है, ये है गढ़वाल। गढ़वाल में क्या था, यहाँ पर टिहरी। ठीक है, यहाँ पर था गढ़वाल। और तीसरा ये जो हिस्सा था ना इसका, गढ़वाल में दून भी आ गया। ठीक है, यहाँ दून आ गया। और तीसरा जो ये वाला हिस्सा था सिरमौर और यहाँ ये हल्का सा जो जौनसार वाला एरिया था, ये था तीसरा हिस्सा। तो इन तीनों में अलग अलग जगह पर अलग अलग, यहाँ देखो बमसाह थे। यहाँ कौन थे, बमसाह थे। बमसाह कहाँ थे, कुमाऊं में। गढ़वाल में कौन थे, बलभद्र शाह। बलभद्र शाह। जब अंग्रेजों ने गोरखों पर आक्रमण किया, यहाँ बलभद्र शाह थे। और इधर सिरमौर वाले एरिया में अमर सिंह थापा। अब इसी तरह से इसको आप समझ लो, बस तुम समझ गए इसको फिर, अमर सिंह थापा। ठीक है, कुमाऊं में कौन थे, बमशाह। जब कुमाऊं आक्रमण करेंगे अंग्रेज, तो हम बमशाह और गार्डनर के बीच संधि देखेंगे। ठीक है, जब ये गढ़वाल पर आक्रमण करेंगे तो हम बलभद्र शाह को खालंगा किले में हारते हुए देखेंगे। जब ये सिरमौर वाले और पश्चिमी उत्तराखंड में आक्रमण करेंगे तो हम मलाउगढ़ की संधि देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से आपने इसको अलग अलग समझना है। सबसे पहले देखो, अंग्रेजों ने 1 नवंबर
1814 को 1814 को युद्ध की घोषणा कर दी गोरखों के विरुद्ध। ठीक है, युद्ध की घोषणा कर दी किसके विरुद्ध? गोरखों के विरुद्ध। तो कई सारे बच्चे ऐसे रहे होंगे अभी तक इसमें जिसको उत्तराखंड का इतिहास बड़ा बोरिंग लगता हो आज तक का। ठीक है, अब बताओ आप लोगों को उत्तराखंड का इतिहास कैसा लग रहा है पढ़ने में? ठीक है, और उत्तराखंड का इतिहास बहुत अति महत्वपूर्ण है उत्तराखंड को समझने के लिए, उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और जैसे ही उत्तराखंड इतिहास की क्लासेस शुरू हुई ना, तो कई सारे बच्चों ने, मुझे लगता है कि क्लास छोड़ दी होगी, है ना। लेकिन जो यहाँ तक बने हुए हैं 10-12 क्लासेस जिन्होंने ये देख ली हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें पता चल गई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में ही बोलता, देखो 3 कैटेगरी के जो लोग होते हैं, पहले वही हैं जो सोचते रह जाते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, बस नौकरी चाहिए उनको, बाकी कुछ नहीं, लेकिन वो कैसे चाहिए, क्या करना पड़ेगा, कुछ पता नहीं है। दूसरी कैटेगरी वही है, शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, शुरुआत कर दी, हाँ हमें नौकरी चाहिए, 2 दिन का जोश होता है, यहाँ से मोटिवेशन सुना, गुरुजी ने बोल दिया, 2 दिन बहुत तगड़ी पढ़ाई होती है, एकदम सुबह से शाम तक रूटीन फॉलो होता है, इस टाइम हमने पानी पीना है, इस टाइम खाना खाना है, इस टाइम हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, लेकिन बस वो 2 ही दिन के लिए होता है, उसके बाद जोश ठंडा। तीसरे होते हैं, देखो जिनका ना कोई टाइम टेबल होता है, जिनका ना कोई मतलब ऐसा कुछ उद्देश्य होता है कि ये करना है, वो केवल अपने कर्म पर फोकस करते हैं कि हाँ मुझे मेहनत करनी है, और जो मेहनत करते हैं सफल वही होते हैं। ठीक है, आपने एक श्लोक पढ़ा भी होगा बचपन में, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे प्रारभ्य विघ्न वेता विरमन्ति मध्या विघ्न है पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारंभ च उत्तम जनान परित्यजन्ति। मतलब जो उत्तम प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कैसी भी विपत्ति आ जाए, कितना ही ठंडा हो जाए, ठंडियों में ठंडी होगी भाई, गर्मियों में गर्मी भी होगी, बरसात में बरसात भी होगी, सड़कों पर चलने में आपको दिक्कत होगी, आप कोचिंग नहीं जा पाएंगे, आप बुक्स लेने नहीं जा पाएंगे, समस्याएं तो हमेशा रहेंगी ना, ऐसा थोड़ा ना कि समस्याएं नहीं रहेंगी। आज आप रजाई ओढ़कर सो रहे हैं, आपको दिक्कत उसमें मतलब आपको अच्छा लग रहा है, अब गर्मियों में देखो उसी चीज को आप हटा देंगे, लेकिन गर्मियों में इतनी गर्मी होगी आपको गर्मी से बेचैनी हो जाएगी, तो फिर आप पढ़ेंगे कब? आपको मेहनत करनी है, तो इन चीजों को, ये जो आपको विपत्तियां आ रही हैं छोटी छोटी, इन्हें झेलना सीखना होगा, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आपको नौकरी भी चाहिए, ऐसे थोड़ा ना मिल जाएगी। बाकी देखो, नहीं तो सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है, नौकरी केवल 5,000 बच्चों को ही मिलती है, बाकी सबने कहाँ जाना, लास्ट में कंपनी में ही जाना है, क्योंकि और कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, इसको समझो आप लोग, आगे बीच बीच में मोटिवेशन होते रहता है आप लोगों का। दून पर अधिकार करने के लिए यहाँ पर किसको भेजा गया? जनरल गिलेप्सी को। ठीक है, दून पर अधिकार करने के लिए किसको भेजा? जनरल गिलेप्सी को, जो कि अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी था जिसको दून पर अधिकार करने के लिए भेजा गया था। दूसरा देखो, अमर सिंह, यहां पर किसको भेजा गया था? ऑक्टरलोनी को। किसको भेजा गया था? ऑक्टरलोनी। ऑक्टरलोनी। अब इस तरह से आप इसको पूरा टुकड़ों में समझ जाएंगे। देखो, और कुमाऊं में किसको भेजा गया? गार्डनर को। ठीक है, कुमाऊं में किसको भेजा गया? एडवर्ड गार्डनर, यानी कि ई गार्डनर। ये सब क्या थे? अंग्रेज अधिकारी थे। ये सब क्या थे? अंग्रेज अधिकारी थे। मतलब कुमाऊं में जो गोरखे थे उन्हें हराने के लिए गार्डनर को भेजा गया, गार्डनर के नेतृत्व में सेना भेजी गई। गढ़वाल में जो गोरखे थे उन्हें हराने के लिए जनरल गिलेप्सी के नेतृत्व में सेना भेजी गई। और साथ ही जो पश्चिमी उत्तराखंड था, यानी कि देहरादून से इधर वाला एरिया, हल्का देहरादून का जौनसार वाला, बाकी जो सिरमौर सतलज तक का, यमुना से सतलज के जो मध्य का क्षेत्र था, ठीक है, ये यमुना हो गई, ये सतलज होगी, इसके मध्य का जो क्षेत्र था यहाँ पर भेजा गया इसको, ऑक्टरलोनी को। किसको भेजा गया? ऑक्टरलोनी को। ठीक है, ये आप समझ गए। अब यहाँ पर होता है नाला पानी का युद्ध। ठीक है, नाला पानी या फिर खालंगा युद्ध। ठीक है, कहाँ होता है? देखो, देहरादून में। किस किस के मध्य होगा? अब इसको आपको अलग से लिखाने की आवश्यकता तो मुझे नहीं लगता होगी। बलभद्र शाह और गिलेप्सी के मध्य में होगा नाला पानी या खालंगा का युद्ध। ठीक है, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? देखो, गिलेप्सी। गोरखा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? बमशाह। ठीक है, ये युद्ध कब हुआ था? इसी युद्ध में जो मतलब ये युद्ध बहुत लंबा चला था, अक्टूबर से लेकर लगभग दिसंबर तक ये युद्ध चला था। ठीक है, 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ये युद्ध चला था। इस दौरान गिलेप्सी मारा गया 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर को गिलेप्सी मारा गया। ठीक है, 31 अक्टूबर
1814 ही है, ठीक है। यहाँ पर 1814 गिलेप्सी मारा गया। और उसके पश्चात 30 नवंबर 1814, ठीक है, देहरादून पर अधिकार हो गया अंग्रेजों का। देहरादून पर अधिकार। जो किला था ना, ये नालापानी किला था, खालंगा किला था, यहाँ पर बम शाह के साथ कुछ सैनिक थे, 600-700 सैनिक थे। और जो अंग्रेज सैनिक थे वो थे 3-4 हजार की मात्रा में और सुसज्जित थे आधुनिक हथियारों से, जिनके पास बंदूकें वगैरह थी। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो गोरखे बहुत लड़ाकू थे, बहुत बलशाली थे, मतलब इतना आसान नहीं था उन्हें हराना। तो इन्होंने किले में जो आवश्यक जो आपूर्ति होती, जैसे जल की, मतलब जो पेयजल है उसकी, या फिर जो भोजन के लिए इत्यादि जो भी आवश्यक सामग्रियां अंदर जाती थी, उस किले को चारों ओर से घेर के वो सब चीजें बंद कर दी। तो मजबूरन बलभद्र शाह को अपनी सेना के साथ बाहर आना पड़ा। लड़ते हुए वो थोड़ा भाग गए, लेकिन अंततः वो हार गए। और फाइनली देहरादून पर अंग्रेजों का अधिकार कब हो गया, 30 नवंबर 1814 को, ठीक है। तो 1814 को अधिकार हो गया। ये भी ध्यान रखिएगा, जो खालंगा किला है यहाँ पर स्मारक बना हुआ है किसका, गिलेप्सी का, और साथ ही बमशाह का स्मारक भी बना हुआ है। तो एक बार ये प्रश्न बना हुआ था, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी का स्मारक खालंगा में बना हुआ है या नालापानी में बना हुआ है? तो किसका बना हुआ है, गिलेप्सी का। और बलभद्र शाह जो गोरखा शासक है उसका, गोरखा का सेनापति है, और गिलेप्सी जो अंग्रेज सेनापति, इन दोनों का वहां पर क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न में आपने अब कोई डाउट नहीं रह गया, आपको कोई गलती यहाँ पर नहीं करनी है। बाकी देखो युद्ध में क्या हुआ, कैसे हारा, ये सब चीजें हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसे हमने नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। दूसरा देखो अब कुमाऊं पर। कुमाऊं में सबसे पहले होता है गणनाथ डांडा का युद्ध। गणनाथ डांडा का युद्ध। गणनाथ डांडा का युद्ध कब हुआ था, 23 अप्रैल 1815। 23 अप्रैल 1815 को युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें हस्तिदल चौतरिया मारा गया। हस्तिदल चौतरिया जो कि सेनापति था यहाँ का, मारा गया। सुब्बा कौन था यहाँ, बमशाह, ठीक है, उसके अंडर में सेनापति था हस्तिदल चौतरिया, ये मारा गया। इसके पश्चात देखो अंग्रेजों ने 25 अप्रैल 1815 अल्मोड़ा पर हमला किया। अल्मोड़ा पर हमला कर दिया अंग्रेजों ने, जिसके पश्चात जो थे बमशाह थे, इन्होंने 26 अप्रैल को आत्मसमर्पण कर दिया। 26 अप्रैल को 1815 में, ठीक है, बमशाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब सरेंडर कर दिया इन्होंने, भाई हमारे बस का नहीं है, आप लोग आओ, जो भी करना है करो, ठीक है, सरेंडर कर दिया, पहुंच गए हाथ जोड़ के उनकी शरण में। उसके पश्चात क्या हुआ, संधि होती है 27 अप्रैल 1815 को। 27 अप्रैल 1815 अल्मोड़ा की संधि। अल्मोड़ा की संधि, ठीक है, कब हुई थी, 27 अप्रैल 1815 को, ठीक है, अल्मोड़ा की संधि हुई थी। इसमें देखो अल्मोड़ा की संधि में कौन कौन होंगे, बमशाह होंगे और एडवर्ड गार्डनर होंगे। ये तो मैं आपको पहले ही समझा दिया। संधि किस किस के बीच होगी, इन दोनों के बीच, क्योंकि ये प्रमुख यहाँ का, ये प्रमुख यहाँ का है ना। तो ध्यान रखना, गणनाथ डांडा का युद्ध हुआ था 23 अप्रैल 1815 को। हस्तिदल चौतरिया इसमें मारा गया। 25 अप्रैल 1815 अल्मोड़ा पर इन्होंने हमला कर दिया। फिर 26 अप्रैल को इन्होंने बमशाह ने आत्मसमर्पण कर दिया, और 27 अप्रैल 1815 को अल्मोड़ा की संधि हुई, ठीक है, इन दोनों के मध्य हुई थी। यहाँ देखो एक यहाँ भी आक्रमण चल रहा था, ऑक्टरलोई ने अमर सिंह पर आक्रमण कर रखा था। तो 15 मई 1815 को मलावगढ़ की संधि, ठीक है, मलावगढ़ की संधि, मलावगढ़ की संधि, बस, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे बनेगा, मलावगढ़ की संधि कब हुई थी, 15 मई 1815 को क्वेश्चन बनेगा। अल्मोड़ा की संधि कब हुई थी, 27 अप्रैल 1815 को क्वेश्चन बनेगा। अल्मोड़ा की संधि किन दोनों के मध्य हुई थी, बमशाह और गार्डनर के मध्य हुई थी, क्वेश्चन बनेगा। मलावगढ़ की संधि किसके मध्य हुई थी, अमर सिंह और ऑक्टरलोई के मध्य हुई थी। आपसे क्वेश्चन बनेगा, जनरल गिलेप्सी किस युद्ध में मारा गया था, खालंगा युद्ध में मारा गया था, ठीक है। गोरखा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, बलभद्र शाह। क्वेश्चन बनेगा, गिलेप्सी का स्मारक कहाँ पर है, तो खालंगा या देहरादून में, नालापानी में, या फिर बलभद्र शाह का स्मारक कहाँ पर है, देहरादून में। अंग्रेजों का देहरादून पर अधिकार कब हुआ था, 30 नवंबर 1814 को। ये कुमाऊं पर अधिकार हो गया, ये देहरादून पर, देहरादून यानी कि गढ़वाल पर अधिकार हो गया, और ये पश्चिमी उत्तराखंड में अधिकार हो गया, ठीक है। इसके पश्चात एक होती है 1815 में सिगोली की संधि, 2 दिसंबर 1815,
ठीक है। एक होती है सिगोली की संधि, सिगोली की संधि, ठीक है। कब होती है? 2 दिसंबर 1815 को सिगोली की संधि होती है। ये भी आपने ध्यान रखना, जो कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो 2 दिसंबर 1815 जो सिगोली की संधि हुई थी, इसको गोरखा सरकार ने कब माना था? 4 मार्च 1816 को। लागू कब हुई है? 4 मार्च 1816। ठीक है। सिगोली की संधि कब लागू हुई? 4 मार्च 1816। जो सिगोली पड़ता है देखो बिहार में आता है, तो यहाँ पर केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं थी, पूरा जो यूपी में एरिया है, बिहार में एरिया है, जहां पर नेपाल से लगा हुआ है, ठीक है, हर जगह के लिए थी सिगोली की संधि, जो कि 4 मार्च 1816 को हुई थी। इस दौरान जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, कौन था? हेस्टिंग्स था। ठीक है, हेस्टिंग्स, लॉर्ड मत लगाना, हेस्टिंग्स था खाली। ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट, ये आपका गोरखा शासन कंप्लीट हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा कैसे अंग्रेजों ने कुमाऊं और गढ़वाल पर अधिकार किया। आगे देखो, अब अंग्रेजी शासन पढ़ेंगे, कैसी उनकी नीतियां रही, क्या रहा, अगली क्लास में हम देखेंगे। यहाँ के जो भी यहाँ पर कमिश्नर आए, कुमाऊं कमिश्नर, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ठीक है, क्या क्या सुधार उन्होंने किए हैं, सब चीजें हम इसमें अब चर्चा आगे करेंगे अंग्रेजों के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, देखो बच्चों, पढ़ाई आप ही को करनी है, पढ़ना आप ही ने है, ठीक है, रिवीजन आपको ही करना है। मेरा उद्देश्य आपको मार्गदर्शन करना, सही मार्गदर्शन करना, ठीक है, और साथ ही ऐसे बच्चे जो वंचित रह जाते हैं अपने मतलब महंगा शुल्क न देने के कारण कोचिंगों से, क्योंकि देखो आप लोग कोचिंग जाते हैं ना, वहीं पर आपको यही चीजें वहां पर भी पढ़नी है, लेकिन उसके लिए आपको महीने में 1,500 से 2,000 रुपया देना होता है। छुट्टी के दिन आपकी छुट्टी हो जाती है, कभी आप नहीं जा पाते, 1 घंटे की क्लास होती है, वही चीज आपको यहाँ पर मिल रही है, और उससे अच्छा और उससे ज्यादा मैटर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग उसको बेहतर फायदा इसका उठा रहे होंगे। कल मैंने होमवर्क नहीं दिया था, तो केवल एक बच्चे का कमेंट आया, सर होमवर्क नहीं मिला, बाकी सब मुझे लगता है कि खुश हो गए कि आज होमवर्क नहीं मिला, तो आज थोड़ा एंजॉय का दिन है। देखो होमवर्क मैंने नहीं दिया, मैंने कल इसलिए नहीं दिया था, मैं ये टेस्ट करना चाह रहा था कि आप कितने जागरूक हैं। लेकिन किसी ने भी होमवर्क के लिए कोई कमेंट नहीं किया, केवल एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर होमवर्क नहीं आया। ठीक है, तो होमवर्क आज आपका देखो, नवंबर के प्रमुख दिवस आपने देखने हैं, नवंबर के दिवस आपने देखने, ठीक है, और हरिशंकर परिसाई, हरिशंकर परसाई, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और बाकी सारे कवि आपने रिवाइज करने हैं, कवि और लेखक सब रिवाइज करने हैं, कवि लेखक का रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। रीजनिंग पे आप लोग फोकस करिए, कैलेंडर वगैरह मैंने आपको वहां दे भी रखा है, मैंने मतलब पहले क्लास दे रखी है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। करंट अफेयर्स आप लोग नोट करिए, पिछले साल का करंट अफेयर्स, ठीक है, लिंक में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको मिल जाएगा। उत्तराखंड का भी, नेशनल भी, जो कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, केवल महत्वपूर्ण प्रश्न ही वहां पर कराए हैं, बाकी फालतू कुछ भी उसमें नहीं है। और साथ ही देखो बजट वगैरह सब वहीं से आप लोग नोट कर लीजिएगा, जहां से प्रश्न बन सकता है। हिंदी में आपने अपना पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सब चीजें याद करते रहनी है। तो आज आपका होमवर्क इतना ही है, नवंबर के दिवस याद करिए, हरिशंकर परिसाई के बारे में याद पढ़िए, और साथ ही जो कवि और लेखक हैं इनका आपने अच्छे से रिवीजन करना है, सारी चीजें इनके बारे में रिवाइज करनी है। और साथ ही एक बच्चे का कमेंट आया था, सर जो ये हो गए हैं, शासक हो गए, इनका एक टेस्ट ले लीजिए। तो टेस्ट देखो 12 जनवरी मैंने नियत किया है, उसकी सूचना आपको आज मैं पृथक से जो क्लास उपलब्ध कराऊंगा उसमें मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।